जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ए टू जेड वाला में। पुनः एक बार फिर से जो चीज़ हम स्टार्ट किए थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। यानी आज फिर हम पार्ट 2 लेकर के आए हैं साइंस का, पहले चैप्टर का जो कि हम कर रहे थे। चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि पहले से आपको पता है। यानी आपने अगर पहला वीडियो देखा है तो जरूर आपको पता होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ आपने देखा भी होगा। और अगर नहीं देखा है तो सभी लोग जाके पहले पहला वीडियो जरूर देखो, क्योंकि जब पहला वीडियो आप देखोगे तभी ये दूसरा समझ में आएगा, वरना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो आपका रासायनिक समीकरण हमने बात कर ली थी, रासायनिक अभिक्रिया बात कर ली थी, संतुलित रासायनिक समीकरण की बात कर ली थी। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जो होती है वो होती कितने प्रकार की है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती कितने प्रकार की हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया में सबसे नंबर 1 में हम लोग आज बात करने वाले हैं, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसका नाम है संयोजन अभिक्रिया। ठीक, संयोजन अभिक्रिया। तो अब इस अभिक्रिया में क्या है, आपको इसकी डिफिनेशन देखो ऐसे आगे आपको लिखी हुई ये रही। क्या है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके एकल उत्पाद बनाए, यानी एक बनाए। अब अभिकारक और उत्पाद के बारे में आपको पता है, यानी जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिले और उत्पाद क्या बने, एक सिंगल बने। दो अभिकारक, तीन अभिकारक, चार, कितने भी अभिकारक हों, लेकिन जो मतलब रिएक्टेंट कितने भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट एक बनेगा। ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे कि भैया ये अभिक्रिया कौन सी है, संयोजन अभिक्रिया। अब नाम देखो, ये जब दो या दो से अधिक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया संयोजन। देखो नाम देखो क्या क्या बोल सकते हैं, संयोजन भी कहते हैं, योगात्मक योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, संकलन भी कहते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, यानी ऐसी अभिक्रिया जो, इसे हम क्या कहते हैं भैया, संयोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, और संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कुल मिला के आप ये समझ सकते हो कि इस अभिक्रिया के कितने नाम हैं, 3 नाम आपको मिल चुके हैं। अब उदाहरण अगर इसका देख लें भैया, जैसे हमारे पास है हमारे पास है CaO। ये एक सॉलिड है। CaO को क्या कहा जाता है, सबको पता होगा, कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड है। इसको हम लोग बिना, नाम भी याद रखना भैया, बिना बुझा चूना कहते हैं। बिना बुझा चूना कहते हैं, यानी जो मार्केट से चूना लेकर के आते हैं वो ये वाला चूना होता है, यानी सॉलिड में होता है, आपको पता है। और बाद में इसमें हमने क्या मिलाया, H2O। और H2O कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म होता है, लिक्विड फॉर्म। ये तो सबको पता है क्या है, जल है। ठीक, जल का फार्मूला है। और ये दोनों की जब रिएक्शंस होती है तो रिएक्शन के बाद यानी क्रिया के बाद क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस। इसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, इसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम भी याद रखना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिख लीजिएगा। और ये देखो बिना बुझा चूना था, इसको कहा जाता है बुझा चूना, इसको कहा जाता है बुझा चूना प्लस ऊष्मा। यानी लगभग जितनी भी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं उनमें ऊष्मा निकलती है, लगभग। ठीक है, यानी सब में नहीं कह सकते, लेकिन लगभग में ऊष्मा निकलती है। अब ये हो गई आपकी कौन सी रिएक्शन, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक, एडिशनल रिएक्शंस नाम आपको दिखाएं, संयोजन बोल सकते हैं, योगात्मक बोल सकते हैं, संकलन बोल सकते हैं। तो ये भैया संयोजन अभिक्रिया का आपके सामने एक बेहद अच्छा सा उदाहरण लिख गया। और संयोजन अभिक्रिया की डिफिनेशन, अब इससे आसान कौन सी परिभाषा होगी ये हमें नहीं पता, आपको पता हो तो लिख लें, इससे आसान परिभाषा कोई नहीं। जब दो या दो से अधिक उत्पाद अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाया, ऐसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, संयोजन क्रिया कहते हैं। आपको पता हो गई। और दूसरी चीज कि जो अभिक्रिया बनी उसमें देखो हमने उदाहरण भी दिया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बिना बुझे हुए चूने को जल से मिलाया जाएगा तो बनेगा क्या, बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। आगे बात करने वाले हैं हम कौन सी अभिक्रिया, अब बात करेंगे भैया वियोजन अभिक्रिया। आपके सामने आ जाती है अब वियोजन अभिक्रिया। अभी हमने बात किया था संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब जुड़ना, वियोजन का मतलब वियोजित होना। जब एक उत्पाद एक उत्पाद एकल उत्पाद ले लो, जब एक, सॉरी उत्पाद नहीं लिखेंगे, अभिकारक।
जब एक अभिकारक दो या दो से अधिक, दो में भी टूट सकता है, दो से अधिक में भी टूट सकता है, दो या दो से अधिक उत्पादों में टूटता है, उत्पादों में टूटता है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कहलाती है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। अब एकल उत्पाद ले लो, मतलब सॉरी, एकल जो है आपको क्या लेना है? एकल अभिकारक, एक अभिकारक, और वो टूटेगा कितने में? दो उत्पाद बना सकता है, तीन बना सकता है, चार, मतलब दो से ज्यादा भी बना सकता है, लेकिन दो तो मिनिमम बनाना ही बनाना है। तो उसको हम कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। अब अगर नॉर्मली ऐसे बात करें, जैसे मान लो हमारे सामने एक ये है और ये टूटा A प्लस बी में, था एक, बने दो, लेकिन याद रहे अब ये तो रिएक्शन से जो दिखाई पड़ रही है वियोजन अभिक्रिया की, हम और भी हमको उदाहरण देके बताते हैं। लेकिन अब ऐसे वियोजन में अब इसको तोड़ने के लिए भाई दो एक चीज है, उसको तोड़ने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होगी, पावर की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे एनर्जी की आवश्यकता होती है, याद रखना, यानी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब वो ऊर्जा के हिसाब से वियोजन अभिक्रिया को तीन भागों में डिवाइड किया गया। कैसे? नंबर एक में हम लोग पढ़ते हैं भैया ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन, यानी ऊष्मीय अपघटन हो सकता है, एक जो है वैद्युत अपघटन हो सकता है, और एक जो है, देखो ऊष्मीय अपघटन, वैद्युत अपघटन, और एक जो है प्रकाश अपघटन हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसको ऊष्मा देने से तोड़ दें, एक हो सकता है उसको लाइट देने से तोड़ दें, और एक हो सकता है कि उसको हम प्रकाश देके तोड़ दें। तो अब सबसे पहले हम देते हैं ऊष्मीय अपघटन। ऊष्मीय अपघटन क्या होता है? तो इसमें क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाओं के लिए हमें क्या होता है, उपघटन के हेतु ऊष्मा, देखो अब ऊष्मीय अपघटन की बात करें तो अपघटन यानी तोड़ने के लिए, अपघटन के लिए ऊष्मा का प्रयोग या ऊष्मा उपयोग में लाई जाती है। हम ये कह सकते हैं अपघटन के हेतु ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का क्या होता है, ऊर्जा का प्रयोग होता है। अपघटन के लिए ऊष्मा का प्रयोग कैसे होता है? ऊष्मा का प्रयोग ऊर्जा के रूप में, ऊर्जा के रूप में होता है, यानी ऊष्मा दे करके तोड़ना। इसमें आप समझ गए होंगे वैद्युत दे करके तोड़ना, यानी ऐसी अभिक्रियाएं, ये सॉरी ऐसी अभिक्रिया, ऐसा कोई पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिसको अपघटित करने के लिए वैद्युत की आवश्यकता होती है, वैद्युत को ऊर्जा के रूप में प्रयोग किया जाता है, उसे वैद्युत अपघटन कहते हैं। क्या लिखेंगे? ऐसा पदार्थ जिसको अपघटित करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उससे विद्युत अपघटन कहते हैं। प्रकाश अपघटन, ऐसे पदार्थ जो प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाते हैं, उन्हें हम प्रकाश अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत लाते हैं। बात समझ गए? अब देखो उसमें अपघटन में एक हम उदाहरण आपको देके दिखाते हैं। एक है हमारे पास CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, देखेंगे CaCO3, ये है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। इसको ऊष्मा दे दी गई, हीट दे दी गई। अब जब भैया ऊष्मा दे दी गई तो ये देखो टूटा CaO, ये भी सॉलिड होता है, CaO में टूट गया, और साथ में ये जो है CO2 में टूट गया, ये गैस होती है। यानी अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूने का पत्थर कहा जाता है, इसको हम क्या करें, ऊष्मा दे दें, इसको हीट दे दें, यानी कैल्शियम कार्बोनेट को क्या दे दें, ऊष्मा दे दें, और ऊष्मा देने के बाद क्या हो जाता है, ये CaO और CO2 में टूट जाता है। ये सॉलिड था,
सॉलिड भी बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। दूसरा, अगर वैद्युत अपघटन की बात करें तो जल, जल को सब लोगों ने देखा, पानी को सब लोगों ने देखा। अब पानी को क्या करें, पानी को देखो H2O उठाओ और इसमें क्या करें, हम वैद्युत धारा दे दें इसको। वैद्युत धारा, पानी में अगर करंट का फ्लो करवाते हैं तो पानी में H2 अलग हो जाता है प्लस O2 अलग हो जाता है। अब क्रिया बैलेंस नहीं है। अब जब अब क्रिया बैलेंस नहीं है तो अब क्रिया बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा लेते हैं, यहाँ 2 लगा लेते हैं। ठीक, अब क्रिया बैलेंस हो गई। तो कहने का मतलब वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन में यही तो आप बोलोगे कि इसमें अपक्रियाएं जो होती हैं अभिकारकों के अपघटन के हेतु वैद्युत ऊर्जा का प्रयोग करती हैं। वैद्युत अपघटन में क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक को अपघटित करने के लिए विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रकाश अपघटन में आ जाओ, प्रकाश अपघटन में क्या होता है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक को अपघटित करने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा AgCl, ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड। अब सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश की उपस्थिति में रख दिया जाए अगर प्रकाश में, तो Ag अलग हो जाता है और क्लोरीन Cl2 अलग हो जाता है। 2 यहां लगा देते हैं, 2 यहां, तो ये बैलेंस हो जाएगी। यानी AgCl जो है, AgCl जो है ये प्रकाश की उपस्थिति में जब रख दिया जाता है, ये है क्या, ये है आपका सिल्वर क्लोराइड। और जो होता किस फॉर्म में है, सॉलिड। S का मतलब सॉलिड फॉर्म में, Ag का मतलब ये भी यहाँ पे भैया सिल्वर बन जाता है, ये भी सॉलिड होता है और क्लोरीन गैस के रूप में निकलती है। तो आप यह कह सकते हो कि प्रकाश अपघटन अभिक्रिया में जो भी आपका अभिकारक होता है वो क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में टूटता है। तो आपको वियोजन अभिक्रिया मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो जरूर आप बताएं। यानी वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, 3 प्रकार की वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ ली। अगर ऊष्मा की आवश्यकता, ऊष्मीय अपघटन, विद्युत की आवश्यकता, विद्युत अपघटन, प्रकाश की आवश्यकता, तो प्रकाश अपघटन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से भैया। आगे बात करने वाले हैं विस्थापन अपक्रिया की। अब विस्थापन अपक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील या अधिक क्रियाशील पदार्थ होगा। यानी 2 पदार्थ होंगे, एक जो होगा अधिक क्रियाशील होगा, एक कम क्रियाशील होगा। तो कहा जा रहा है कि ऐसी अपक्रिया जिसमें अधिक अपक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को उसके यौगिक से अलग कर देता है। यानी जो कम अभिक्रियाशील पदार्थ होगा वो किसी न किसी अन्य आयन को अपने में मिलाए होगा, मतलब किसी न किसी के साथ होगा। कम क्रियाशील पदार्थ किसी के साथ होगा और अधिक क्रियाशील पदार्थ अकेले होगा। और जब ये रिएक्शन होगी तो अधिक क्रियाशील पदार्थ कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर अलग कर देगा और उसका जो साथी होगा उसको स्वयं ले लेगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा, अयौगिक को अलग कर देता है तो उसे क्या कहते हैं भैया, उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। भाई आसान से आसान डिफिनेशन, उससे क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे, अब ये हम देखते हैं कि A है प्लस BC है। अब इसमें हम ये देखो, A है एक अधिक क्रियाशील, मान रहे हैं कि A अधिक क्रियाशील है, B कम क्रियाशील है। तो A क्या करेगा, C को अपने साथ ले लेगा और B को अकेला कर देगा। कुछ ऐसी रिएक्शन हो जाएगी। अब आपको एक रिएक्शन हम ले करके दिखाते हैं। जैसे हमने ले लिया Fe। Fe क्या है, आयरन, एक सॉलिड फॉर्म में होता है। और ये क्या हो रहा है, एक हमारे पास है CuSO4, कॉपर सल्फेट का विलयन है। CuSO4 एक्वा सॉल्यूशन, AQ का मतलब उसका विलयन है। AQ जहां लिखा होगा इसका मतलब है एक्वास सॉल्यूशन, यानी विलयन फॉर्म, यानी एक सॉल्यूशन है भैया। CuSO4 FeCu से ज्यादा क्रियाशील है। होता क्या है, ये जो Fe है ना, ये SO4 को छीन लेगा, कहेगा FeSO4 से मेरे पास आ जाओ, वो बन जाएगा एक्वस सॉल्यूशन और Cu जो बचेगा उसको अलग कर देगा, कहे तुम अलग हो जाओ। तो यानी इसने क्या किया, अधिक पावर दिखाई अपनी। आज के समय में ना कि अधिक पावर है भैया, तुम हटो चलो, आप अपना सारा का सारा सिस्टम मुझे दे दो, मेरे पास पावर ज्यादा है।
तो इसके पास पावर ज्यादा, इसने इसको ले लिया, कहा आ जाओ तुम हमारे पास, और सीयू को अकेला छोड़ दिया। कोई दिक्कत नहीं। अब आप कैसे पहचानोगे कि कौन सा कम क्रियाशील है, कौन सा अधिक क्रियाशील है? तो आपको एक हम ट्रिक दे रहे हैं, उस ट्रिक से आप याद रखेंगे। देखो, के एन ए सी ए एम जी ए एल, जेड एन एफ ई पी बी एच, सी यू एच जी ए यू, ठीक, ए यू ए जी पी। अब याद देखो, ये के क्या है, के क्या है, ये है आपका पोटेशियम। Na क्या है, सोडियम। सिंबल सबको पता होने चाहिए 30 तक, ठीक है, याद करो नहीं आते हैं अगर। ये है पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्युमिनियम। Al लिखा है तो एल्युमिनियम, ठीक, Al। Zn जिंक है। Fe क्या है आपका, Fe आपका है फेरस यानी आयरन। Pb आपका लेड है, हाइड्रोजन। फिर कॉपर है, फिर ये पारा यानी Hg है, फिर Au चांदी है, Au आरम यानी सोना है, Ag चांदी है, प्लेटिनम Pt। अब देखो याद कैसे करते हैं, ये जितनी चीजें ये है आपकी इधर से, ये अब ऐसे लिखते, एक बड़ी लाइन में लिखते, तो ये ऊपर आता, ये नीचे आता, ऊपर से नीचे जाते हैं जब, तो याद रखना, यानी ये चीज हम फिर कह रहे हैं ना, ये चीज कहाँ है, ऊपर। आप ऐसे लिखना, एक लाइन में लिखना, ऊपर से नीचे। और फिर आप इसको क्या करोगे, ये है अधिक क्रियाशील, के अधिक क्रियाशील है। एन ए फिर कम, फिर सी ए, फिर एम जी, फिर ये कम क्रियाशील। मतलब कहने का इधर की तरफ क्या है, घटता हुआ क्रम है। क्रियाशीलता क्या हो रही, क्रियाशीलता जो है वो घटती जा रही, घटती है इस तरफ जाने पे। याद कैसे रखते हैं, के यानी केदार, ऐसे लिख लेते हैं, ट्रिक है हमारे पास। केदार नाथ, सीए का, एमजी माली, एल आलू, ठीक, आलू, केदारनाथ का माली आलू। जरा, जेडन का मतलब जरा, एफी का मतलब फीका, पीबी का मतलब पकाता, एच का मतलब है, ठीक है। यहां तक पहुंच जाओ। केदार के से के, एन नाथ से एन ए, का सी ए, माली एम जी, आलू ए एल, जरा जेडन, फीका एफ ई, पकाता पीबी। यहां तक आपको याद हो जाएगा। केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, यहां तक बचा ये। तो इसको आप ऐसे याद रखो, कोट, कोट एच जी से हैं, कोट है आप, आप ए पी ऐसे लिखो, आप, ठीक, कोट है आप, ऐसे याद रखते हैं। तो अब आप याद रखना, जैसे आपसे कहा जाए, अब यहाँ पे एफ ई सी यू था, तो एफ ई ज्यादा क्रियाशील हुआ क्योंकि एफ ई पहले आ गया है, सी यू बाद में आ जाता है। तो बोलो ये बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, कि अधिक क्रियाशील कौन है और कम क्रियाशील कौन है। समझ गए कि नहीं समझ गए? अगर समझ गए तो बढ़िया से आप थम्स अप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आप चाहते हो कि आपका सिलेबस पूर्णतः कंप्लीट हो, हम पूरी तरीके से रेगुलर आपको वीडियो प्रोवाइड कराएं और कंप्लीट करवाएं आपका सिलेबस, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाएं, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं ले जाएंगे, फिर से मेरा यही स्टॉपेज होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोशिश करते हैं कि ये अच्छी क्लास जाए, वीडियो बेशक ही हम 4 5 6 जो भी दे पाए, मतलब हम छोटे छोटे वीडियो दे रहे हैं आपको, बड़े नहीं दे रहे हैं, लेकिन आपकी जो क्लास है वो अच्छे से हो पाए, तो जरूर देखें। और अच्छे नंबर लाना है बोर्ड में, तो लगातार मेहनत करने लग जाओ। मतलब आपको ये मान के चलना है कि भैया इस बार तो हमें यानी 100 में 100 लाने, और जब 100 में 100 मान के चलोगे तो 100 में 100 पक्का आएंगे, मतलब 100 में 100% आएंगे, ऐसा आपको मान के चलना है। कोई लापरवाही नहीं, ईमानदारी से पढ़ाई, और ईमानदारी से जब पढ़ाई करोगे तो ईमानदारी से नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। धन्यवाद।
फिर मिलते हैं आपको नई क्लास में।